क्लास 12th के बायोलॉजी स्टूडेंट का इस वीडियो के माध्यम से स्वागत है। यह वीडियो आपके रिवीजन के लिए तैयार किया गया है, जिसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है तैयार किए गए हैं। आंसर्स को हाईलाइट नहीं किया गया है। आपको मेरे साथ ही जो है आंसर्स को जो है चेक करना होगा और जो है अपने आंसर को जो है आपको सही आंसर से मिलाना होगा। तो आइए हम जो है शुरू करते हैं। हमारा जो ये वीडियो है, ये इसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी पर आधारित जो है उसका जो लेसन है, दूसरा पार्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें तैयार किए गए हैं और जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए जो है कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन का आधार है। इसके जो विकल्प आपके सामने हैं, बीज, पुष्प, फल और मूल। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक सरल सा प्रश्न है आपके लिए। तो लैंगिक जनन का जो मूल आधार होता है वो पुष्प होता है। तो इसका जो है आपका आंसर पुष्प। तो एक जो है सरल प्रश्न आपके लिए था। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। सामान्यतः पुष्प का हरे रंग वाला भाग होता है, फ्लावर है, पुष्प है, उसका हरे रंग वाला जो भाग होता है। आपके पास जो विकल्प हैं, बाह्य दल, दल, परागकोश और अंडाशय। तो इसमें से बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। सही आपने जो है अपना गैस लगाया है। पुष्प का हरे रंग वाला भाग सामान्यतः बाह्य दल जो है होता है। सबसे बाहर जो पुष्प के होता है बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पुष्प का रंगीन वाला भाग होता है। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, बाह्य दल, दल, परागकोश और अंडाशय। इसमें क्या सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जो है उत्तर बताया है। पुष्प का रंगीन वाला भाग जो है दल कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। पुष्प का चतुर्थ चक्र होता है। चौथा जो चक्र होता है पुष्प में, जायांग, पुमंग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये आपके विकल्प हैं। तो चेक कीजिए आप अपना सही आंसर। आपका आंसर होना चाहिए जायांग। इस प्रश्न का उत्तर जायांग होगा। अगला प्रश्न है 5वां, स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं। आपके पास विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। तो गेस कीजिए, आपका उत्तर सही होना चाहिए। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। एक संपूर्ण पुष्प में पुष्पीय भागों के कितने चक्र होते हैं। एक जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें कितने चक्र होते हैं। विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। 4 जो है इसका सही उत्तर होता है। एक संपूर्ण पुष्प में जो है 4 चक्र जो है होते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। स्त्री केसर का शीर्ष भाग कहलाता है परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र या पुष्पासन। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। इसका उत्तर है वर्तिकाग्र। स्त्री केसर के 3 भाग अभी पहले में आया था। तो जो है शीर्ष भाग वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका और नीचे अंडाशय होता है। तो शीर्ष भाग जो है वर्तिकाग्र। प्रश्न संख्या 8 है, पुष्प का नर जनन अंग है। आपके विकल्प हैं पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय, परागकण। आपने बिल्कुल सही जो है गेस किया है। पुष्प का जो नर जनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 9, लघु बीजाणुधानी स्थित होती है परागकोश में, अंडाशय में, वर्तिकाग्र में या इन सभी में। तो लगाइए लघु बीजाणुधानी कहाँ होती है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जो है लघु बीजाणुधानी हमेशा परागकोश में जो है वो स्थित होती है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, परागकण कहलाता है गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, परागकोश या पराग। क्या उत्तर होना चाहिए। परागकण। तो परागकण हमेशा जो है
लघु बीजाणु कहलाएगा। आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही है, लघु बीजाणु। परागकण को हम लघु बीजाणु कहेंगे। प्रश्न संख्या 11, लघु बीजाणु में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। जो लघु बीजाणु होता है उसमें जो लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 और 4। आपका उत्तर सही होना चाहिए। लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु धानियों की संख्या 4 होती है। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। प्रश्न 12, पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। एक बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। विकल्प हैं एपिडर्मिस, टेपिटम, एंडोथीसियम, ये सभी। तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। इसका उत्तर जो है टेपिटम होना चाहिए। टेपिटम जो विकसित हो रहे परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है। काफ़ी बार पूछा गया सवाल होता है। अगला प्रश्न है लघु बीजाणु होते हैं, ये एन होते हैं, 2n होते हैं या 3n होते हैं? तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। लघु बीजाणु हमेशा n होते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी रह जाती है। अगला सवाल है एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं? ये आपको जो है बताना है। तो इसका जो विकल्प है 1, 2, 3 या 4। तो आपके पास में इसका सही उत्तर होना चाहिए 4। इसका जो है आपने जो आंसर अपना सोचा है वो जो है सही है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है लघु बीजाणु की बाहरी भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? जो लघु बीजाणु होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेलुलोज, पेक्टिन, स्पोरोपोलेनिन या प्रोटीन? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका उत्तर जो है होना चाहिए हमारे पास में स्पोरोपोलेनिन। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है बीजांड में कौन सी प्रक्रिया होगी? गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, दोनों या कोई नहीं? तो बीजांड में क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, बीजांड में हमारे पास में गुरु बीजाणु जनन होना चाहिए। आपका उत्तर सही है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है एक परिपक्व भ्रूण कोष होता है। विकल्प हैं एक कोशिकीय तथा एक केंद्रकीय, 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय तथा 7 केंद्रकीय, 8 केंद्रकीय तथा 8 कोशिकीय। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका उत्तर होना चाहिए 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय। ये आपका उत्तर होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट सवाल निम्न में से मादा युग्मकोद्भिद है भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, पुंकेसर या परागकण? तो इसका सही उत्तर है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जो है मादा युग्मकोद्भिद होता है। इसकी संरचना भी आपके पास बनाने के लिए जो है आती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अलग होगा? पपीता, केला, कद्दू या सरसों? तो इन 4 में से जो है हमें बताना है कि जो है कौन सा अलग होगा। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए सरसों। ये द्विलिंगी पुष्प है और जो है बाकी के पपीता, केला, कद्दू ये एक लिंगी है। तो इसको अलग से यदि हम देखें तो सरसों को अलग किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है तो इसे कहा जाता है स्व अयोग्यता, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी या एक लिंगता? तो ये आपसे पूछा भी जाता है, इंपोर्टेंट सवाल में ये आता है। तो इसका आंसर हमारे पास में होना चाहिए है स्वयुग्मन। ये इसका जो है सही आंसर है। गेहूं में परागण होता है। विकल्प है वायु द्वारा, कीड़ों द्वारा, मनुष्य द्वारा या जल द्वारा? तो गेहूं में जो परागण क्रिया होती है हमेशा वो वायु द्वारा होती है। ये आपका उत्तर होना चाहिए। अगला सवाल है भ्रूण कोश में मुक्त होने वाले नर युग्मकों की संख्या होती है। विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। तो भ्रूण कोश में जो नर युग्मक मुक्त होते हैं उनकी संख्या आपको पता है, उनकी संख्या होती है 2। तो आपका उत्तर 2 होना चाहिए। अगला सवाल इंपॉर्टेंट युग्मनज जायगोट होता है n, 2n, 3n और 4n। तो इट शुड बी 2n। इसका उत्तर जो है 2n होना चाहिए। इसमें जो गुणसूत्र जो है जोड़े में होते हैं। अगला सवाल जो है हमारे पास में भ्रूणपोष केंद्रक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। n, 2n, 3n,
या 4n? इसका उत्तर होना चाहिए 3n। जिन लोगों को ये 3n पता है तो उनको काफ़ी अच्छी जानकारी है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल है, चिरलग्न बाह्यदल पाए जाते हैं टमाटर में, आम में, संतरा में या लौकी में? तो इसका आंसर होना चाहिए टमाटर में। टमाटर में जो है चिर बाह्यलग्न, जब हम टमाटर खरीदते हैं तो उस पर जो हरे रंग की जो संरचनाएं होती हैं वही जो है चिरलग्न बाह्यदल होते हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए टमाटर में, बिल्कुल सही। अगला भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, परिपक्व अंडाशय है, बीज है, फल, वृक्ष या कोई नहीं? तो इसका आंसर होना चाहिए, जैसे आपको पता है, फल। फल को ही जो है परिपक्व अंडाशय जो है कहते हैं, परिपक्व अंडाशय जो है फल कहलाता है। तो फ्रूट जो है ये होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बीज में परिवर्तित होता है, बीज में जो है पुष्प का कौन सा भाग जो है परिवर्तित होता है? बीजांड, अंडाशय, वर्तिका या दल? तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बीजांड जो है हमेशा बीज में परिवर्तित होता है। तो इसका उत्तर हमारा जो है बीजांड होना चाहिए। अंड कोशिका किस में परिवर्तित होती है? फल में, बीज में, बीजावरण में, भ्रूण में? थोड़ा टेक्निकल सवाल है। तो अंड कोशिका हमेशा भ्रूण में परिवर्तित होती है। आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही है। द्वितीय केंद्रक जो होता है वो परिवर्तित होता है भ्रूण कोश में, फल में या बीज में? ये आपको जो है बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास में भ्रूण पोष में। भ्रूण पोष में जो है द्वितीय केंद्रक जो है परिवर्तित होता है। अगला सवाल है, केवल अंडाशय से विकसित होने वाला फल है, सेब, नाशपाती, कटहल और आम? तो अंडाशय से जो विकसित होने वाला फल होता है, जो केवल अंडाशय से विकसित होता है, वो सत्य फल होता है और ट्रू फ्रूट। इसमें सही उत्तर है आपका आम जो है ये एक ट्रू फ्रूट है, बाकी जो है असत्य फल जो है कहलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है इसका उदाहरण, अनिषेक जनित फल है, आम, केला, सेब या नाशपाती? तो इसका उत्तर हमारे पास होना चाहिए केला। केला जो है अनिषेक जनित फल का जो है उदाहरण होता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, असंजनन पाया जाता है आम में, हाइड्रिला में, एस्टेरेसिया में और सेब में? काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है इसका उदाहरण। तो इसका उत्तर हमारे पास जो है होना चाहिए एस्टेरेसिया में, बिल्कुल जो है सही, यदि आपने इसी उत्तर पर जो है टिक लगाया है तो। अगला भी इम्पोर्टेंट ही सवाल है, किस पौधे का परागकण एलर्जी कारक होता है? यानी कि किस जो प्लांट के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है? चॉइसेस हैं सरसों, पार्थेनियम, हाइड्रिला और नाशपाती। तो बिल्कुल सही आप समझे हैं, इसका उत्तर जो है पार्थेनियम जो है होना चाहिए। अगला सवाल है, परागकणों का नाइट्रोजन में भंडारण का तापमान कितना होता है? आपको विकल्प दिए गए हैं -100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ है -150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर जो है बिल्कुल सही आपने जो है लगाया है, -196 डिग्री सेल्सियस, ऋण 146 डिग्री सेल्सियस पर परागकणों का भंडारण जो है कि वो किया जाता है। और लास्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि परागकोश को निकालना कहलाता है कि बैगिंग, विपुंसन, संकरीकरण या गर्भाधान? तो परागकोश को जो निकालना वो कहलाता है हमारे पास में विपुंसन। तो आपने बिल्कुल जो है सही विकल्प का चयन किया होगा, ये हम समझते हैं। तो इसी तरीके से हम आपके लिए अगले लेसन का भी वीडियो तैयार करेंगे। समझते हैं कि आपका रिवीजन इससे हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।